हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ सिंप्लीफाइंग पॉलिटी विद कॉमन सेंस। आज का जो चैप्टर है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ली है। यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेके चलूँगा कि ये जो चैप्टर है ये आपने एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जितना बेयर मिनिमम कंटेंट चाहिए वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। इसका इवोल्यूशन केशवानंद भारती केस के साथ हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था। इसी केस में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी थी आज तक की, जिसमें 13 जजेस बैठे थे। अब ये नीचे ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इवोल्यूशन हुआ किस तरीके से। एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे हमने पार्लियामेंट की पावर्स ले ली हैं। ऊपर वाले एरो का मतलब होगा कि पार्लियामेंट की जो पावर्स है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है मेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में चल रहा था। और ये भी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस केस में चल रहा था? फंडामेंटल राइट्स के अमेंड करने के केस में। ठीक है, कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। तो देखिए सबसे पहले जो आया था वो शंकरी प्रसाद का केस आया था। अब शंकरी प्रसाद के केस में पार्लियामेंट जो जुडिशरी थी, जुडिशरी ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। फुल पावर है पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। अब देखिए अमेंडमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है। अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे हमें दो आर्टिकल समझने की ज़रूरत है, एक आर्टिकल 368 है, एक आर्टिकल 13 है। अब देखिए आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर देता है पार्लियामेंट को, और आर्टिकल जो 13 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है जो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जो शंकरी प्रसाद का केस था, शंकरी प्रसाद के केस में जो कंसिडरेशन था वो ये था कि आर्टिकल 368 जो है वो जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर नहीं आता, उससे अलग रखा गया है। इसलिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, यू टर्न ले लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सुप्रीम है। मतलब फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो लॉज बनेंगे वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉज की डेफिनेशन है उसके अंदर इंक्लूड होंगे। शंकरी प्रसाद के केस में वो लॉज को आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं किया गया था, गोलकनाथ केस में उनको आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड किया। इसीलिए गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो ट्रांसेंडेंटल है एंड इम्यूटेबल है, तो वो सुप्रीम है, तो उन्हें पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकता। अब देखिए 1971 में पार्लियामेंट को आ गया गुस्सा। पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट ने पास किया तो पार्लियामेंट ने फिर से खुद को सुप्रीम बना दिया। यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और 368 दोनों के ही अमेंड कर दिया। किस तरीके से अमेंड किया, वही जैसा शंकरी प्रसाद के केस में था। इसमें इन्होंने इस तरीके से अमेंड किया कि 368 को आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में ना रखा जाए। पार्लियामेंट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में। अब देखिए इसके बाद हमारा जो मेन केस आता है फिर 1973 का केशवानंद भारती केस आता है। अब केशवानंद भारती केस के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को कि हाँ ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट ना हो। तो यहाँ पे एक मिडल पाथ एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट अमेंड भी कर पाएगा मगर जो अमेंड करने की पावर होगी वो लिमिटिंग होगी। अब वो लिमिटिंग पावर किस चीज़ से डिफाइंड होगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कॉन्सेप्ट होगा, सिर्फ आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा पार्लियामेंट आपको जो चेंज करना है आप कर सकती है। अब इसके बाद देखिए पार्लियामेंट को फिर से गुस्सा आया। ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। तो जो भी डिसीजन जुडिशरी लेता था उसका अपोजिट डिसीजन पार्लियामेंट सब्सिक्वेंटली ले लेता था। तो देखिए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास किया। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या था, पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ पास किया कि
जो भी लॉ आर्टिकल 368 के अंदर बनेंगे उन पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा ही नहीं। जुडिशियल रिव्यू आपको याद है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर आता है। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या किया कि जो भी लॉज 368 के अंदर बनेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएंगे, सीधा सा ये चेंज किया था। मगर इसके बाद फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो केशवानंद भारती केस जो था 1973 का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप उसे वायलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था फिर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। वामन राव का केस हुआ उसके बाद 1981 में। वामन राव के केस में क्या हुआ, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो फंडा है उसे अपहेल्ड किया गया, जैसा मिनर्वा मिल्स के केस में हुआ था। और वामन राव के केस में ये बोला गया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा है ये किन पे लगेगा, उन लॉज पे लगेगा जो कब बने हैं 1973 के बाद। मतलब केशवानंद भारती का केस जिस दिन हुआ था 24 अप्रैल, उस दिन के बाद जितने लॉज बने हैं उन पे ये फंडा लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इस ग्राफ के थ्रू आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार इस ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं। पहले शंकरी प्रसाद के केस में देखिए पावर्स पार्लियामेंट की बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब 1967 में गोलकनाथ का केस आया तो पार्लियामेंट की पावर कम हो गई। उसके बाद फिर पार्लियामेंट की पावर बढ़ती है 1971 में, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। इसके बाद केशवानंद भारती के केस में पार्लियामेंट की पावर कम होती है, मगर एकदम ज़्यादा कम नहीं होती, बेसिक स्ट्रक्चर पे आके रुक जाती है। एक मिडिल ग्राउंड जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं सॉरी पार्लियामेंट ने, उसमें फिर उन्होंने अपनी जो पावर है वो बढ़ा दी। उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स का केस आया, उसमें फिर पावर कम कर दी गई और अब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार द्वारा लाए गए हैं, सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि वो उसकी जो अमेंडमेंट की पावर है वो हमेशा बढ़ा सके, कम ना कर सके। ठीक है, सरकार ने हमेशा अपने फेवर में डिसीजन लेने का, लॉ बनाने का प्रयास किया है। जुडिशरी जो है, जुडिशरी को इंश्योर करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा अपहोल्ड किया जाए किसी भी हालत में भारत में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मिनर्वा केशवानंद भारती केस हमने देख लिया ऊपर, उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा इवॉल्व हुआ है। उसके मिनर्वा मिल्स के केस में क्या बताया गया था कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की वो लिमिटेड है। ये वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंट अमेंड तो कोई भी लॉ कर सकता है, मगर अमेंड करने के लिए उसकी जो पावर होगी वो लिमिटेड होगी, और ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट होगा। मतलब पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट द पावर इज लिमिटेड। दैट हैज़ बिन गिवन अंडर मिनर्वा मिल्स केस। इसके वामन राव केस में क्या आया, वामन राव केस में ये बताया गया है कि 24 अप्रैल 1971 के बाद जितने लॉज बनेंगे उन पे ये बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा लागू होगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया। इसके बाद ऐसे कंसिडर कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हमारे, वो भी इसका पार्ट हो जाएगा। डेमोक्रेसी है वो भी पार्ट हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होता है। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसके एंड में एक पेज दे रखा होगा, उसमें सारा एक लिस्ट दे रखा है। लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होगी मगर फिर भी इंडिकेटिव है, तो उस लिस्ट को आप एक बार देख लेना। अब इस पूरे चैप्टर में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको एक तो पीछे वाली लिस्ट पूरी देख लेनी है। इसके अलावा इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, एक बार ढंग से पढ़ना है और रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, और अगर करंट अफेयर्स में अगर कोई अपडेशन आता है तो वो आप ऐड कर लीजिए। तो इस चैप्टर में इतना ही कंटेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में।